नमस्कार दोस्तों। देखिए हम ये जो आरपीएससी हुई, फर्स्ट ग्रेड हुई, सेकंड ग्रेड हुई और थर्ड ग्रेड हुई, या फिर आरपीएससी के जो भी पेपर हैं या अन्य राज्यों के भी हैं, डीएसएसबी, उनमें हिस्ट्री आती है। तो उसके लिए हम एक बेसिक हिस्ट्री लेके चल रहे हैं, जो शुरुआत से ही लेके चलेंगे तो थोड़ा जो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो अपना बेस बनाना चाहते हैं पक्का, वो हमारे साथ चल सकते हैं इतिहास में। तो हम शुरू से इसको स्टार्ट करते हैं कि जैसा कि मानव आदि मानव से शुरू करते हैं। तो हमारे अतीत के बारे में ये 6th क्लास की बुक है जो आरबीएससी की है। तो ये पुरानी बुक्स हैं, अब नहीं मिलती हैं बाज़ार में, इसकी पीडीएफ मिलती है। तो हम इसको आज शुरू करेंगे। तो हमारा उद्देश्य रहेगा कि आपको इतिहास की एक नींव बने आपके मन में या आपके दिमाग में। तो हम चलते हैं बिना देरी करते हुए पाठ की तरफ। तो शुरुआत में बताया गया है कि हम जिस समाज में रहते हैं उसके परिवेश की हमें आदत पड़ जाती है। हम यह मान लेते हैं कि दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। हम ये भूल जाते हैं कि जीवन हमेशा वैसा नहीं था जैसा हमें दिखता है। क्या हम ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहाँ आग ना हो, जब खेतीबाड़ी का आविष्कार नहीं हुआ हो? उस समय का जीवन कैसा रहा होगा? जब लोग यात्राएं तो कर लेते थे पर सड़कें नहीं थी, यातायात के आधुनिक साधन नहीं थे। उस समय के जीवन और परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करना ही हमारे अतीत को जानना और पहचानना है। तो इसमें कहा गया है कि जो आदिकाल था जिसमें मानव शिकार करता था या फिर सड़कें नहीं बनाई थी, पगडंडियों से काम चलता था, लेकिन वो लोग याद करते थे, याद करके रखते थे किसी भी रास्ते को। और उस समय की बात हो रही है जिस समय आग भी पैदा नहीं हुई थी, क्योंकि आग भी बहुत बाद में जाके पैदा हुई है आदिकाल से। तो हम चलते हैं इतिहास के स्रोतों की तरफ। उनके बारे में किस चीज़ के किस चीज़ कौन सी चीज़ होती हैं जो इतिहास का ज्ञान कराती हैं हमें। तो हमें इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे अतीत में जो ज्ञान के भंडार है उसका पता हमें पुरातन सामग्री से लगता है। इससे लगता है पुरातन सामग्री। पुरातन सामग्री क्या होती है? जैसे शिलालेख, यानी कि पत्थरों पर लिखे हुए लेख, पत्थरों पर लिखे हुए लेख या उन पर धातु के पत्थरों पर लिखे हुए लेख आदि से पता चलता है। हमारे देश में विकसित नदी घाटी सभ्यताओं की जानकारी भी हमें वहाँ खुदाई में प्राप्त टूटे भवनों, सिक्कों, बर्तनों, पत्थर व धातु के औजारों, मूर्तियों और अनेक ऐसी चीज़ों से मिलती है जिनका हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज उपयोग कर रहे थे। हजारों वर्ष पूर्व अनेक प्राचीन नगर गांव नष्ट हो गए अथवा उनके मकान धरती में समा गए। उनकी खुदाई में वे सभी चीज़ें निकली जो उनके काम आती थी। यही चीज़ें इतिहास के स्रोत के रूप में मानी जाने लगी। इन ऐतिहासिक स्रोतों का निम्न भागों में बांट सकते हैं। अब हम इतिहास के स्रोतों के बारे में पहले पढ़ेंगे कि कौन कौन से इतिहास के स्रोत होते हैं। देखिए, इस छोटी सी क्लास की बुक में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। तो आप इन पर थोड़ा गौर करेंगे तो आपका जो आगे का बेस है बहुत पक्का हो जाएगा। आगे बिल्कुल पढ़ाई आपके समझ में आने लगेगी हिस्ट्री की। तो यहाँ पर देखो आदि मानव दिखाया गया है, प्राचीन पत्थर के औजार दिखाए गए हैं, ये भी इतिहास के स्रोत हैं। तो हम पढ़ते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वे हैं जो पुराने हैं और पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा इकट्ठे किए गए हैं। पत्थर या धातु पत्र पर जो लेख उत्कीर्ण किए जाते हैं उन्हें शिलालेख कहते हैं। प्राचीन काल के भवन, स्मारक, किले, सिक्के, शिलालेख आदि सभी पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। इसमें फिर आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वे हैं जो किसी भाषा में लिखित रूप में प्राप्त हैं। कहानियाँ, कथाएं हैं व किसी भाषा एवं लिपि के ग्रंथ साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं। जो भी एक बुक्स के रूप में लिखे गए हैं या भोजपत्र भी मिले हैं, उनमें भी वो भी साहित्यिक स्रोत हैं। अब आती है एक स्रोत और है वंशावलियाँ। अब वंशावलियाँ भी एक तरह से साहित्यिक स्रोत में ही आता है। वंशावलियाँ भाषा, लिपि, विभिन्न कलाएं
साहित्य इतिहास लेखन परंपरा जैसे मूल समारोह के साथ ही वंशावली लेखन की एक अनोखी परंपरा भी हमारे पूर्वजों द्वारा विकसित की गई थी, जो इतिहास को जानने का एक सरल माध्यम है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का संपूर्ण लेखा जोखा वंशावली लेखकों की बहियों में लिखा जाता है। राव भड़वा राव बड़वा, भाट, बारोट, जागा, तीर्थ पुरोहित, पंडे, रानी मंगा, हेलवा, पंजीकार आदि अनेक समुदायों ने इस वंशावली लेखन द्वारा भारतीय निर्वंश मतलब मानव के वंश का संपूर्ण विवरण अपनी बहियों में संजोए रखा है। भारत में वंशावली लेखकों के पास हर जाति का इतिहास सुरक्षित है। देखो, अपने जो ये है सनातन धर्म है, इसकी हर गांव में हर जाति में एक भाट होता है जो आपकी वंशावलियों को लिखता है। अब भी आता है, वो किसी बच्चे के जन्म होने पर गांव की एक तरह से सर्वे करने आता है। वो अपनी जो उसकी लिपि होती है उसमें ही वह पंजीकृत कर लेता है। तो इस तरह हमारी वंशावलियां बनती गई जो आज भी उपस्थित हैं। पुरालेख एवं विदेशी यात्रियों के वर्णन, ये भी एक इतिहास का स्रोत है। ऐसे सरकारी, गैर सरकारी व व्यक्तिगत दस्तावेज जिनसे हमारे पूर्वजों के रहन सहन एवं संस्कृति की जानकारी मिलती हो तथा भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों द्वारा लिखे गए उनके अनुभव जिनसे भारत के बारे में जानकारी मिलती है, वे भी इतिहास के स्रोत कहलाते हैं। यथा हेनसांग व मेगास्थनीज के भारत संबंधी वर्णन, ये दोनों जो राइटर्स हैं या यात्री हैं, ये भारत के प्रसिद्ध विदेशी यात्री हैं। ये भारत के क्या हैं? प्रसिद्ध विदेशी यात्री हैं। तो इनसे भी हमारे जो संस्कृति है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरह देखो, सिंधु सरस्वती सभ्यता से प्राप्त शिला पर उत्कीर्ण लिपि, आप देखिए। अब ये जो सभ्यता है, ये जो इस बुक में दी गई है, ये सिंधु सभ्यता की लिपि नहीं है। इन्होंने चित्र लगा दिया है पर ये सिंधु सभ्यता की लिपि नहीं है, ये साउथ की शायद कोई लिपि है। क्योंकि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी तो वो चित्रात्मक थी, इस तरह की लिपि नहीं थी। चलो आगे चलते हैं। पूरा ऐतिहासिक काल का मानव जीवन देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है उसके बारे में। मनुष्य के जन्म से लेकर लिपि के विकास तक का काल प्रागैतिहासिक काल अथवा पुरा ऐतिहासिक काल कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और मनुष्य की उत्पत्ति लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व हुई होगी। बिल्कुल, बड़ी बड़ी किताबों में भी 40 लाख वर्ष पूर्व, 35 लाख वर्ष पूर्व लिखा जाता है। विश्व के अनेक स्थानों पर मानव की खोपड़ियाँ व हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। वे लगभग 1.5 लाख वर्ष पुरानी है। आज से 10,000 वर्ष पूर्व तक का काल पूरा ऐतिहासिक काल कहलाता है। दरअसल ये बेसिक बुक है कि नहीं? इसमें जो जानकारियां हैं उसके बारे में मैं आपको बताता जाऊंगा। अब देखिए, जो गलत जानकारियां हैं या आपके लेवल की नहीं है उसको मैं यहाँ पर करेक्ट करता जाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, प्राचीन काल के औजार दिखाए गए हैं। ये विभिन्न कालों के औजार हैं, विभिन्न कालों के औजार हैं। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब आपका लेवल बढ़ाएंगे हम। तो इस तरह जो ये इतिहास है इसमें बताया गया है। तो आज से 10,000 वर्ष पूर्व तक काल का पूरा ऐतिहासिक काल कहलाता है। वैसे पूरा ऐतिहासिक काल 10,000 साल से भी पहले शुरू होता है। तो इस काल में आदिमानव झुंड बनाकर जंगलों में भोजन की तलाश में घूमता था। बिल्कुल घूमता था, शिकारी एवं संग्राहक था। उस समय जानवरों का शिकार करके खाना, गुफाओं में रहना, यही उसकी दिनचर्या थी। वह जंगली जानवरों के भय से गुफा के दरवाजे पर आग जलाकर अपनी रक्षा करता था। पत्थर से ही आग जलाता था, पत्थर के बर्तन एवं औजारों का उपयोग करता था।
इसलिए इस काल को पाषाण काल या प्रस्तर काल भी कहते हैं। इस काल में आदि मानव घुमक्कड़ जीवन बिताता था। बिल्कुल उसका कोई एक जगह ठौर ठिकाना नहीं था। वैसे गुफाओं में रहते थे और छोटे समूहों में रहता था। समूह के नेता या मुखिया के साथ भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था और जब एक स्थान पर भोजन समाप्त हो जाता था वह दूसरे स्थान पर पलायन कर जाता था। वह पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े काटकर पतली धार वाले हथियार, आरी, चाकू बनाकर उनका प्रयोग करने लगा। बड़े टुकड़ों से कुल्हाड़ी, हथौड़ी, वसूला आदि बनाकर लकड़ी काटने एवं अन्य उपयोग में लेने लगा। बाद में धीरे धीरे इन्हीं पत्थर के औजारों में लकड़ी का हत्था डालकर और अच्छी तरह उपयोग में लेने लगा। देखिए इसमें 2-3 लाइनों में उन्होंने एक संक्षिप्त रूप बताने के लिए उन्होंने 3 लाइनों में तीनों काल पूरे कर दिए हैं। जो ऐतिहासिक काल का आदि काल है, पूरा पाषाण काल का सबसे पहला काल है, फिर दूसरा मध्य पाषाण काल है, फिर नवपाषाण काल है। इन तीनों लाइनों में उन्होंने बता दिया। अब चलते हैं स्थायी जीवन का आरंभ कैसे हुआ। जैसे जैसे मानव को अपने आसपास की वस्तुओं का ज्ञान होता गया वैसे वैसे वह अपने लिए और अधिक सुविधाएं जुटाने लगा। प्रारंभ में मनुष्य को कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं था। वह पेड़ की छाल, बड़े बड़े पत्तों एवं जानवरों की खाल से ठंड के समय अपना बचाव करता था। बाद में वह जानवरों को पालना, पौधे उगाना, अन्न पैदा करना आदि सीख गया, जिससे उसका घुमक्कड़ जीवन समाप्त हो गया और वह एक स्थान पर झोंपड़ी बनाकर रहने लगा और वहीं खेती करने लगा। अब ये नवपाषाण काल में आ गया है। जैसे खेती करने लग गया था, झोंपड़ी बनाकर रहने लग गया था। क्योंकि उससे पहले वह जो पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल था उसमें लगभग वह इधर उधर शिकारी एवं संग्राहक था। उसने कुत्ते, बकरे, भेड़ आदि जानवरों को पालतू बना लिया और उनसे अपने कार्य में सहयोग लेने लगा। लेकिन अभी वो अपने सहयोग में ही ले रहा है, उनका मांस भी खा रहा है, लेकिन अभी दूध नहीं निकालने लगा है उनसे। ठीक है, आप ये याद रखिए कि उनको पाल रहा है तो वो दूध भी निकालने लगा है इन पालतू पशुओं से, अभी नहीं निकालने लगा है। धीरे धीरे मानव ने धातु की खोज की। पहले तांबा, बाद में जस्ता, फिर सीसा खोजा गया। देखिए तांबे के साथ ही ये धातुएं प्राप्त होती हैं। जहाँ पर तांबा होता है वहीं जस्ता होता है, सीसा होता है, लगभग मिल ही जाता है। तो इस तरह ये जो खोज आ गई है ये नवपाषाण काल के बाद आई है। तो नवपाषाण का काल भी बीत चुका है क्योंकि धातु युग आ चुका है। कुछ स्थानों पर तांबे की कुल्हाड़ी मिलने से पता चला है कि पत्थर के बाद मनुष्य ने धातुओं में सर्वप्रथम तांबे की खोज की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रीट में, एसएससी में, ऐसे जो कम लेवल के क्वेश्चन आते हैं जिनमें, तो उनमें आप बता सकते हैं कि सबसे पहले किस धातु की खोज की? तांबे की। स्थायी जीवन जीते हुए उसने पेड़ के मोटे तने को लुढ़कते हुए देखकर पहिया बनाना सीखा, जिससे गाड़ी में बनाकर उपयोग में लेने लगा। पत्थर की चाक बनाकर मिट्टी के बर्तन बनाने लगा। अब देखो यहाँ पर चाक भी किसका बन रहा है? पत्थर का। अभी व्यक्ति या मानव अभी इतनी इंजीनियरिंग नहीं सीखा है जो वह लकड़ी का भी बना ले, है कि नहीं? तो आगे वो कह रहा है कि गेहूं, जौ और कपास की खेती करना, झोंपड़ी बनाकर रहना, जानवर पालना आदि कार्य सीखकर वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगा। देखो गेहूं से भी पहले फसल आई थी जौ। गेहूं से भी पहले कौन सी फसल आई थी? जौ। तो जैसे जैसे मानव और समझदार होने लगा वैसे वैसे प्रकृति की उपासना, कपड़े बुनना आदि कार्य करने लगा। इस प्रकार पूर्व पाषाण काल से ताम्र काल तक आते आते मानव का रहन सहन आदि पूर्व अवस्था से काफी आगे बढ़ गया था। तो प्रकृति की उपासना ताम्र पाषाण काल में ही करने लग गया था। बिल्कुल सही बात है। तो इसका एक क्वेश्चन है जो आपकी काम का नहीं, फिर भी आप सोच सकते हैं कि आदि मानव ने क्या क्या सीखा, क्या क्या खोजा
उसने क्या क्या आकृतियां हैं, उपयोगी चीजें बनाई, तो इसके बारे में आप सोच सकते हैं। अब आते हैं जब ताम्रपाषाण संस्कृतियां खत्म हो गई हैं, उसने देखो एक शॉर्ट में समझाने के लिए उसने इतिहास इतने ही शब्दों में खत्म कर दिया गया है। बहुत अच्छा है, इस लेवल से आप ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए। सिंधु सरस्वती सभ्यता, आदि मानव ने जब कृषि करना, पशुपालना और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना सीख लिया, तब छोटे छोटे कुछ बड़े गांव बसते गए। इनमें से कुछ लोग अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने लगे व अपनी उत्पादित वस्तु दूसरों को देकर अपनी जरूरत की वस्तुएं उनसे लेने लगे। तो सभ्यता का विकास या बिजनेस का जो विकास है, जो यहीं से शुरू हो जाता है अधिशेष से। अधिशेष मतलब जो एक्स्ट्रा बचता है अपने खाने के अलावा, तो उसको लोग किसी और को देकर कोई और वस्तु ले लेते हैं। ठीक है, वस्तु विनिमय हो जाता है, अनाज के बदले कोई वस्तु ले लेते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे व्यापार का प्रचलन हुआ और नगर बसने प्रारंभ हो गए। अब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। नए नगर ऐसे स्थानों पर बसे जहाँ उपजाऊ भूमि और पर्याप्त पानी था। बिल्कुल वहीं बसेंगे। पहले पानी के लिए बोरवेल और ये नल जैसी सुविधाएं तो थी नहीं, तो पानी व्यक्ति अपनी पूर्तियों के लिए किसी नदी घाटी सभ्यता के पास ही बसता था। अतः सिंधु सरस्वती के मैदानों में नगर सभ्यता का विकास हुआ। और ये नगरी सभ्यता कौन सी थी? सिंधु सरस्वती सभ्यता, इंडस सरस्वती वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। सर्वप्रथम 1922 में पंजाब के हड़प्पा, तत्पश्चात सिंधु के मोहनजोदड़ो नामक स्थानों पर खुदाई में इस नगर की सभ्यता का पता चला। सर्वप्रथम 1922 में पंजाब के हड़प्पा, तत्पश्चात सिंधु के मोहनजोदड़ो, सिंध के मोहनजोदड़ो, सिंधु कहा गया है इसमें, सिंध के मोहनजोदड़ो नामक स्थानों पर खुदाई में इस नगर सभ्यता का पता चला। बाद में अन्य स्थानों पर भी खुदाई करने से ऐसी ही सभ्यता व संस्कृति वाले स्थान मिले। अब आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि सर्वप्रथम 1922 में पंजाब के हड़प्पा को किसने खोजा और मोहनजोदड़ो को किसने खोजा। ठीक है। सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख स्थल इसमें बताए गए हैं। पूरे तो नहीं बताए गए, लेकिन फिर भी बहुत सारे बताए गए हैं। आप देखिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ये तो मुख्य है। कोट दीजी है, चंदूदड़ो है, ये भी पाकिस्तान में है। कोट दीजी भारत के पंजाब में, चंडीगढ़ के पास रोपड़ का है पंजाब में। तो ये गुजरात में लोथल व धौलावीरा, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा स्थल है, जहाँ फैली नगर सभ्यता को सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। अब हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं? हड़प्पा संस्कृति इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी खोज की शुरुआत कहाँ से हुई? हड़प्पा से हुई, क्योंकि इन सभी स्थानों से प्राप्त अवशेष हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों से मिलते जुलते हैं, तो इसको हड़प्पा संस्कृति ही कहते हैं। जैसा कि एक स्थान की संस्कृति अगर वहाँ से जितने और पास कर संस्कृति में मिल रही है तो उसको क्या कहेंगे? तो उस जो मेन जगह पर मिली है उससे संबंधित बता देंगे। जैसे राजस्थान की संस्कृति है तो पूरे राजस्थान में मिलती है, तो इसका नाम पूरा राजस्थान हो गया, है ना। तो आपके समझने के लिए बता देता हूँ, यह संस्कृति संपूर्ण सिंध, बलूचिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तरी राजस्थान में फैली हुई थी। भारत का मानचित्र देखने से पता चलेगा कि इस संस्कृति का भौगोलिक विस्तार बहुत बड़ा है। यह संस्कृति ईसा से 2500 वर्ष पूर्व एवं वर्तमान से 4500 वर्ष पुरानी मानी जाती है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो इसमें सरस्वती नदी के बारे में बताया गया है। सरस्वती नदी का भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसके तट पर वेदों की रचना होने का प्रमाणिक विवरण प्राप्त होता है। यह कहना उचित होगा कि वैदिक संस्कृति का जन्म इसी नदी के किनारे पर होया था। देखो, वैदिक काल में सरस्वती नदी को सरस्वती ही कहा गया है, क्योंकि इसका अब वो
प्रमाण ही मिलते हैं कि ये ऊपरी सतह पर नहीं बहती, धरती की निचली सतह में बहती है अब भी। इस नदी का उद्गम स्थल शिवालिक पहाड़ी से माना जाता है, जो हिमालय की शिवालिक पहाड़ी है, हिमालय के चरणों में। यह नदी हरियाणा राजस्थान से होती हुई कच्छ की खाड़ी में गिरती थी। कच्छ की खाड़ी गुजरात के पास है। कालांतर में यह नदी लुप्त हो गई। वैसे प्राचीन साहित्य में इस नदी को सिंधु नदी की मां कहा गया है। नवीन खोजों से पता चलता है कि सरस्वती नदी घाटी पर सुसंस्कृत एवं सुव्यवस्थित सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ। सैटेलाइट की तस्वीरों में इस नदी का संपूर्ण मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। बिल्कुल दिखाई देता है। सैटेलाइट से ही पता चला था कि कोई नदी यहाँ पर बहती है। हमारे वेदों में तो पहले ही कहा गया था। तो आगे चलते हैं यहाँ पर। हाँ, देखो यहाँ पर एक हड़प्पा की मोड़ दी गई है ना। यहाँ पर हड़प्पा की जो बीच में आपको दिखाई दे रही है, ये हड़प्पा की यूनिकॉर्न वाली मोर है, और इसके साइड में भी ये भी हड़प्पा की मोर है। ठीक है, लेकिन बगल में जो मोरें हैं ये हड़प्पा की मोरें नहीं है। ठीक है, आप इनको देखकर पता लगा सकते हैं कि इनमें कौन सी भाषा लिखी हुई है। फारसी भाषा लिखी हुई है। तो इनको हम हड़प्पा की मोहरें नहीं मानेंगे। ये जो बगल में है, जो आपके राइट साइड में है, ये जो मोहरें हैं, ये हड़प्पा की मोहरें हैं। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था, इसके बारे में इसमें शॉर्ट में पढ़ेंगे ताकि आपको ज्ञान हो जाए। शॉर्ट में ये बता गया है ताकि आपका जो दिमाग का जो संरचना है उसमें ये भर जाए। फिर धीरे सबसे पहले मोटे कंकड़, फिर उससे महीन कंकड़, फिर उससे महीन कंकड़, फिर बाद में बिल्कुल महीन कंकड़, तो अच्छे से वो चीज़ तैयार हो जाती है, उसकी नींव बहुत मजबूत हो जाती है। तो इस तरह इसमें किताब में मोटा मोटा बताया गया है, फिर भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सभ्यता की सबसे विशेष बात थी यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे, बिल्कुल, जहाँ शासक वर्ग के परिवार रहते होंगे। जहाँ ऊंचा स्थान है वहाँ पर शासक वर्ग के परिवार रहते थे, निचले स्थानों में अन्य लोग रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक उससे निम्न स्तर का शहर था, जहाँ ईंटों के मकानों में नगर के अन्य लोग रहते होंगे। इन नगर भवनों के बारे में विशेष बात यह थी कि ये जाल की तरह फैले हुए थे। जाल मतलब ग्रिड, एक ग्रिड प्लानिंग थी, यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और नगर आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता था। ऐसा अनुमान किया जाता है कि बाढ़ या आक्रमण के समय में वे गढ़ में ऊंचाई पर जाकर शरण लेते होंगे। देखो सर, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये सड़कें कितने डिग्री कोण पर काटते थे, 90 डिग्री कोण पर। और एक अपनी जो फिलहाल जो सभ्यता चल रही है, जो फिलहाल आज का जो युग है, उससे बहुत 100 गुना अच्छी चीज़ थी कि वे लोग अपने घर का जो मेन दरवाज़ा है वह सड़क की तरफ नहीं रखते थे। आजकल तो देखो होड़ मची हुई है सड़क को रुकाने की, कि मैं इतना कब्जा कर लूँ, मैं इतना कब्जा कर लूँ, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। बहुत समझदार लोग थे सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता के लोग। हड़प्पा के दुर्ग में सबसे अच्छी इमारतें धान्यगारों की थी। धान्यगार किसे कहते हैं? जो माल गोदाम होते हैं, जहाँ पर गेहूं, जौ आदि ये जो अन्न हैं वे भरे जाते थे। ये आयताकार में नदी के पास बनी होती थी। संभवतः नदी के रास्ते से माल नावों से लाया जाता होगा और गोदामों में रखा जाता होगा। बिल्कुल एक बिजनेस स्टैंडर्ड की जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, वो सिंधु घाटी सभ्यता है। नगर के इसी भाग में भट्टियां थी जहां धातुकार तांबे, कांसे, टीन आदि वस्तुएं तैयार करते होंगे। खुदाई में सभा भवन, बाजार, चौक, स्नान कुंड आदि मिले हैं, जो उनकी नगर नियोजन की सुव्यवस्थित योजना की जानकारी देते हैं। देखिए, जो मोहनजोदड़ो में एक और स्ट्रक्चर है, वह है स्नानागार, स्नान कुंड है, जो बहुत बड़ा है। यहाँ पर
हो सकता है कि धार्मिक क्रियाएं भी होती होंगी या धार्मिक स्नान भी होते होंगे, संयुक्त स्नान भी किया जाता होगा। अब पढ़ेंगे भवन के बारे में। भवन नगर का जो भाग जनसाधारण के लिए था, वह योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया था। भवन में ईंटों की मोटी दीवारें, खिड़कियां और दरवाजे अधिक पाए गए। तेल के बड़े बड़े मटके, रसोई के पास नाली, जानवरों को रखने के स्थान भी भवनों में पाए गए हैं। अब ये वस्तुएं पाई गई हैं, आगे चलते हैं। कुछ घरों में कुएं भी प्राप्त हुए हैं। थोड़ा ये मोस्ट है ये कि कुछ घरों में कुएं भी प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि घर के भीतर पानी सदैव उपलब्ध रहता था। मकानों में स्नानागार भी मिले हैं। स्नानागार मतलब बाथरूम्स। खुदाई से पता चलता है कि इस सभ्यता में 3 सामाजिक वर्ग रहते होंगे। एक शासक वर्ग जो दुर्ग में रहते थे, दूसरे व्यापारी वर्ग जो शहर के दूसरे भाग में, तीसरा मजदूर वर्ग जो आसपास के किसान जो अन्न पैदा करते थे और गांवों में रहते थे। खंडरों से पता चलता है कि वे भवन अपनी आवश्यकता के अनुरूप बनाते थे। भवन खुले, चौड़े एवं बड़े थे। घर का गंदा पानी निकालने की नाली प्राय जमीन में दबाकर बनाई जाती थी। आजकल तो खूब बहुत से शहरों में, कस्बे टाइप में खुली नालियां होती हैं, लेकिन इन लोगों ने पहले ही सोच ली थी कि नालियों में पानी इकट्ठा होगा और उनको खुला रखा जाएगा तो वो मच्छर पनपेंगे। तो इसलिए इन्होंने अपना वो बहुत अच्छा उदाहरण दिया एक सभ्यता का। उन्होंने नालियों को बंद किया। ठीक है, बंद नालियों के प्रमाण मिलते हैं वहां से। तो आगे चलते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता के पुरावशेष। सिंधु सरस्वती सभ्यता के सभी स्थलों की खुदाई में जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनमें समानता है, बिल्कुल समानता है, कालीबंगा तक समानता है। उन वस्तुओं से उस समय के नागरिकों के रहन सहन एवं जीवन स्तर का पता चलता है। प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस नगर सभ्यता को बहुत अधिक विकसित माना जा सकता है, क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी और व्यापार प्रधान थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी प्रधान थी? कृषि प्रधान नहीं थी। कृषि तो होती थी और पास का, लेकिन ये व्यापार प्रधान थी। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का कैसे लुप्त हुआ। ऐसा माना जाता है कि यह संस्कृति लगभग 1000 वर्ष तक बनी रही होगी। मेरे हिसाब से ये अपने काल से 1000 वर्ष तक बनी रही होगी। ये नगर कैसे नष्ट हुए इसके कोई अभी प्रमाण नहीं मिलते हैं, पर शायद बाढ़ या किसी महामारी अथवा प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप आदि से ये विकसित नगर समाप्त हुए होंगे। तरह तरह के विद्वान हैं जो अपनी अपनी राय देते हैं कि महामारी है, बाढ़ है, या वो सूखा हुई जो वो गंगा घाटी नदी किनारे, गंगा के किनारे आ बसे। क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष हैं वो वैदिक सभ्यता में भी मिलते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता की समकालीन वैश्विक सभ्यताएं। तो सिंधु सरस्वती समकालीन विश्व की सभ्यता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता के समान ही विश्व के अन्य देशों में भी इसी प्रकार की नदी घाटियों के नगरों का विकास हुआ था। उनमें से कुछ नदी घाटी सभ्यताओं को विद्वान हमारी सिंधु सरस्वती सभ्यता के साथ ही विकसित होने वाली सभ्यता मानते हैं। बिल्कुल आगे उन सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी सभ्यता हैं। सबसे पहली है मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता। आपको पता है मिस्र कहाँ है, और नहीं भी पता होगा तो आप सबसे पहले तो आप अगर इतिहास क्या कोई भी सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं तो आपके पास एक भारत का नक्शा और विश्व का नक्शा एटलीस्ट होना चाहिए। और अगर आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान का भी नक्शा अपने साथ रखें। तो अफ्रीका के उत्तर पश्चिम मिस्र क्षेत्र में नील नदी के दोनों किनारे पर यह सभ्यता फली फूली। दूसरी सभ्यता है मेसोपोटामिया की दजला फरात सभ्यता। वर्तमान में इराक के दोआब मेसोपोटामिया स्थान पर दजला एवं फरात नामक नदियों के
भूभाग पर यह सभ्यता विकसित हुई। इसी क्षेत्र में सुमेरिया, बेबीलोनिया और असीरिया आदि सभ्यताओं का विकास हुआ। इन इन चीज़ों के बारे में वैसे 11वीं क्लास में और अच्छे से बताया गया है, उसमें भी हम आगे बताएंगे, एनसीईआरटी में भी और आरबीएसई बोर्ड की क्लास में भी। तो चीन की तीसरी सभ्यता है चीन की हांगहो नदी सभ्यता। चीन की हांगहो नदी सभ्यता नदी के निचले हिस्से के मैदानी इलाकों में जहाँ उपजाऊ दोमट मिट्टी पाई जाती है, वहाँ इस सभ्यता का विकास हुआ। अब आगे चलते हैं। इसका सिंधु घाटी सभ्यता, तो जो मेन सिंधु घाटी सभ्यता तो वहीं हो गया। अब राजस्थान के जो प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं, कुछ इससे नहीं जुड़े हुए हैं, कुछ इससे पहले भी हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं जो सबसे पहला आता है कालीबंगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, ये आपको पता है, कालीबंगा नामक स्थान पर 1961 में 2 टीलों की खुदाई में पुरा ऐतिहासिक काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वर्तमान घग्गर नदी के किनारे पर स्थित इन टीलों में से जो खुदाई में जो सामग्री प्राप्त हुई है वह किस संस्कृति से मिलती है? हड़प्पा संस्कृति से। कालीबंगा सभ्यता में 5 स्तर हैं, 5 स्तर, ठीक है। 5 स्तरों में इसकी खुदाई हुई थी और 2 टीले थे। आहड़, उदयपुर की बेड़त नदी के किनारे आहड़ नामक बस्ती ताम्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध थी। इस बस्ती के पूर्व दिशा में मिट्टी के टीलों पर खुदाई में पाषाण युग एवं ताम्र युग के पत्थर, तांबे और मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले हैं। अब ये आहड़ है, इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप बेसिक जानकारी प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। अब आती है गिलूंड। गिलूंड उदयपुर से 95 किलोमीटर उत्तर पूर्व में गिलूंड कहाँ है? राजसमंद में नामक स्थान पर एक टीले की खुदाई में आहड़ के समान अवशेष प्राप्त हुए हैं। आहड़ एवं गिलूंड दोनों स्थलों की सभ्यता आहड़ संस्कृति के नाम से जानी जाती है। देखो, ये सिंधु घाटी सभ्यता से बिल्कुल अलग है। कालीबंगा के जो अवशेष हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से मैच करते हैं। बागौर आता है। भीलवाड़ा जिले के बागौर नामक स्थान पर कोठारी नदी के किनारे पाषाण एवं ताम्रकालीन उपकरण एवं पुरावशेष एक टीले की खुदाई में प्राप्त हुए हैं। यह बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बागौर सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? बनास संस्कृति में। बालाथल है। उदयपुर के 42 बालाथल है जो उदयपुर के पूर्व में 42 किलोमीटर दूर वल्लभ नगर के निकट बालाथल नामक गांव में एक टीले की खुदाई में ताम्र पाषाण कालीन बर्तन, मूर्तियां एवं अन्य ऐतिहासिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष भी आहड़ संस्कृति का विस्तार है। ये जो सभ्यताएं हैं, ये बागौर है, बालाथल है, आहड़ है, गिलूंड है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से पहली सभ्यताएं हैं। अब आते हैं नौह। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर शहर से 5 किलोमीटर दूर नौह नामक स्थान पर तांबे और हड्डियों के उपकरण, लोहे की कुल्हाड़ी इत्यादि प्राप्त हुए हैं जो ताम्र युग के माने जाते हैं। अब देखो, ताम्र तो है ही, अब लोहा आ गया। इसका मतलब ये नौह सभ्यता है, नौह जो स्थान है इस पर आगे की सभ्यता भी विकसित हुई है, ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी आगे चला गया है। अब आगे चलते हैं। चंद्रावती, आबू सिरोही। चंद्रावती कहाँ है? आबू है, आबू में है, सिरोही में। माउंट आबू की तलहटी में आबू रोड के निकट चंद्रावती नामक स्थान पर ऐसे पुरावशेष प्राप्त हुए हैं जो प्राचीन मानव जीवन के निवास, आवास और उनके जीवन के विविध पक्षों पर जानकारी देते हैं। चंद्रावती पुरा मध्यकाल में एक अत्यंत महत्व का स्थान था। यहाँ चल रहे उत्खनन से किले के अवशेष एवं अनाज संग्रह के कोठार मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ एक विशाल दुर्ग था और चंद्रावती क्या है? परमार वंश की राजधानी थी, ठीक है। किस वंश की राजधानी थी? परमार वंश की। अब आती है पचमता। पचमता है राजसमंद जिले में और उदयपुर से 100 किलोमीटर दूर है। पचमता से देखो तो पचमता
उदयपुर से 100 किलोमीटर दूर पचमंता गांव में और पुरातात्विक खुदाई के दौरान पुरावशेष प्राप्त हुए। यह गांव गिलून के पास है। गिलून भी राजसमंद में है, पचमंता भी राजसमंद में है एवं आहड़ बना संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। पचमंता किस संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है? आहड़ का। पचमंता मेवाड़ क्षेत्र की आहड़ बना सभ्यता से संबंधित है, जो कि हड़प्पा के समकालीन है। ठीक है, हड़प्पा के समकालीन है और आहड़ से भी मैच खाता है। यहाँ कई कलात्मक वस्तुएं जैसे नक्काशी युक्त जार, सीप की चूड़ियाँ, टेराकोटा के मनके, शंख और जवाहरात जैसे लेपिस लेजुली। लेपिस लेजुली क्या होता है यहीं सुन लीजिए, क्योंकि आगे इसका अर्थ आपको बहुत ही मुश्किल से मिलता है। जो यह बेसिक चीज़ों में मिलता है, जो चीज़ आगे जाके मिले नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ पर स्तर आपका बढ़ जाता है। तो यह अर्ध कीमती पत्थर अफगानिस्तान के बदख्शा में पाया जाता है। नीले रंग का बहुमूल्य पत्थर कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन और 2 भट्टियां एवं चूल्हे मिले हैं। लेपिस लेजुली क्या है? यह अर्ध कीमती पत्थर अफगानिस्तान के बदख्शा में पाया जाता है और यह कैसा है? नीले रंग का बहुमूल्य पत्थर है। कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन और 2 भट्टियां या चूल्हे मिले हैं। अब आता है गणेश्वर। गणेश्वर है सीकर जिले में कांतली नदी के तट पर। इस सभ्यता स्थल से ताम्र पाषाण काल की वस्तुएं भारी मात्रा में प्राप्त हुई हैं। ठीक है, गणेश्वर से यह कांतली नदी के किनारे है, अभी तो यही याद रखिए, और ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। फिर आता है बैराठ। जयपुर जिले में स्थित बैराठ विभिन्न युगों में विकसित सभ्यता स्थल रहा है। महाभारत काल में यह मत्स्य जनपद की राजधानी था। यहाँ से सम्राट अशोक के शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। बैराठ एक लौहकालीन सभ्यता है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में कई पूर्व हड़प्पा एवं हड़प्पाकालीन स्थल हैं, जैसे करनपुरा, बिजनौर, तरखान वाला डेरा। ऐसे 100 प्राय स्थल मिले हैं, इनमें से 6 का उत्खनन हो चुका है। अब आपको मैं ये कार्य दे रहा हूँ कि करनपुरा कहाँ है, बिजनौर कहाँ है और तरखान वाला डेरा कहाँ है, इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब इस पर यह समाप्त हो गया ये पाठ। निर्वंश मतलब मानव जाति, धान्यागार अनाज रखने के स्थान, शिलालेख पत्थर या धातु पर लिखे हुए अभिलेख। तो ठीक है, इस कुछ प्रश्न हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला उत्खनन स्थान कौन सा था, यह आपको बताना है। सिंधु सभ्यता ईसा से कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? आप इस पर एनालिसिस कीजिएगा, इंटरनेट पर देखिएगा या अन्य किताबों पर देखिएगा कि कितनी पुरानी मानी जाती है, तब एक्चुअल उत्तर आएगा आपके पास। ठीक है, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं हम। तो धन्यवाद आपको यहाँ तक सुनने के लिए। आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए। हम बेस आपका मजबूत कर देंगे इतिहास में। ठीक है सर, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को।